आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, कक्षा 12 एनसीईआरटी के बुक से। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है। इस रोग से 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पक्ष विषाणु या रिट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है: संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में, और संक्रमित मां से अपराध द्वारा उसके बच्चे में। इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतः शिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आधान की ज़रूरत होती है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आधान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर हम यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यता के लिए आवश्यक है कि HIV या एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। पता लगाइए और ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, प्रायः 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद्भक्षकाणु मैक्रोफेग में प्रवेश करता है। यहाँ पर उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिक्रियन रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA से संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। बृहद्भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं। इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक T लसिकाणुओं THT लसिकाणुओं के एक प्रकार या उपसमुच्चय है, जिसके बारे में आप ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक T लसिकाणुओं पर हमला करते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं को यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनोजारवेट इससे है। प्रतिपक्ष विषाणुवी एंटी रिट्रोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से प्रभावी है। ये औषधियाँ रोगी की अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, लेकिन रोक नहीं सकती।
अब हम देखते हैं कि एड्स कैसे मनुष्य की सेल को इन्फेक्ट करता है। 7.6 इसका फिगर है, ठीक। कैसे है तो ये है पक्ष विषाणु। विषाणु का एक स्ट्रक्चर है जो विषाणु प्रोटीन का आवरण होता है। विषाणु में क्या होते हैं, आरएनए कोड होते हैं, ठीक है। और जब विषाणु हमारी सेल से मतलब हमारी सेल से क्या करेगा, संक्रमित करेगा। विषाणु संक्रमित प्रसामान्य कोशिका, तो जो विषाणु में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के द्वारा क्या बनाएंगे, डबल बना लेते हैं। तो विषाणुवी आरएनए कोशिका में प्रवेश करता अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर डाल देता है, ठीक, जो ब्लू कलर का दिखाया। उसके बाद विषाणुवी डीएनए प्रति ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के द्वारा, डीएनए ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम द्वारा क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं। और हमारी जो सेल, हमारे जो केंद्रक के अंदर डीएनए होता है उससे मिला के मर्ज हो जाते हैं और उससे मिला के नए विषाणु उत्पन्न करते हैं अलग अलग। फिर बहुत सारे विषाणु बनकर उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट बना लेते हैं और ऐसे इस विषाणु प्रत्येक सेल को हमारे नष्ट करते हैं। नए विषाणु दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एड्स की रोकथाम। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में आदि में यह संक्रमण सही निगरानी मॉनिटरिंग न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत करो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य गैर सरकारी संगठन NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुफ्त वितरण, ड्रग्स के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि सस्टेनेबल पॉपुलेशन में एचआईवी के लिए नियंत्रित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक हैं। एचआईवी से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में एचआईवी एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की ज़रूरत होती है एवं उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा, इसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए। तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक है कैंसर और विश्व में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जन्य रूपांतरण कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिका में ये नियामक क्रियाविधियाँ टूट जाती हैं। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे सस्पर्श सदमन यानी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है।
ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिका में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे जिसे अबूर्द ट्यूमर कहते हैं। अबूर्द दो प्रकार के होते हैं, सुदुम बिनाइन और दुर्दुम मैलिगेंट। सुदुम अर्बुद यानी सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते तथा इनमें मामूली क्षति होती है। दूसरी ओर दुर्दुम अर्बुद प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है जो नवद्रव्यीय नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। अबूर्द कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अबूर्दों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों तक पहुंच जाती हैं और जहां भी ये जाती हैं नए अबूर्द बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मेटास्टैटिस कहलाने वाला यह दुर्दुम अबूर्दों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरीय नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स किरण और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे आयनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अबूर्दीय विषाणु ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अबूर्द जीन वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसर जन्य रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोशिकीय अबूर्द जीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन, सी आंख आदि अर्बुद जीन प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान। कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवती परीक्षा, बायोप्सी और ऊतक विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिकाओं की गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षणों पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया के मामले में होता है। जीवती परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्र यानी रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफी, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी तकनीकें बहुत उपयोगी हैं। अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी भागों की त्रिविम प्रतिबिंब बनाती है। जीवित ऊतक में विकृत पैथोलॉजिकल और कार्यकी फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अनायनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्रहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक मॉलिक्यूलर जैविकी की तकनीकों को काम में लाया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति प्रीडिस्पोज करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसरजनों से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह दी जानी चाहिए। कैंसरों का उपचार। आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्यक्रिया
विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अबूर्द कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित इंटरेक्टेड किया जाता है, लेकिन अबूर्द के ढेर के पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सीय कीमोथेराप्यूटिक औषधि काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अबूर्दों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांश औषधों के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसा कि बालों का झड़ना और रक्तता आदि। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यक्रम विकिरण चिकित्सा और रसोचिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अबूर्द कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने वाले और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अबूर्द को नष्ट करने में सहायता करता है। ड्रग और अल्कोहल। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चला है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इस खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का उपयोग किया जाता है वो ओपियोइड्स, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपियोइड ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों रिसेप्टर्स में से बन जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पेपेवे सोमनीफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रक्रिया को क्या करती है, धीमा करती है। यह अफीम का पौधा, अफीम पोस्त मॉर्फिन की रासायनिक संरचना है। ये कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और रोल के विभिन्न संयोजन मेरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक ड्रग शरीर के हृदय वाहिका तंत्र कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, जोर से सांस द्वारा खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है, जिससे सूखाभास, यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हेलुसिनेशन हो जाता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनसे विभ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोपा, बेलोडोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्सों का दुरुपयोग करते हैं। बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा
इंसोम्निया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम लिए जाते हैं। इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक, सेडेटिव और पीड़ाहार है और जिन रोगियों का शल्यक्रिया सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। ब्रह्मी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों, अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक कार्य या अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तम्बाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तम्बाकू धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघनी लेना सूंघा जाता है। तम्बाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्कलॉइड्स निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होती है अर्थात छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति, एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण यानी गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। तम्बाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस वैधानिक कानूनी चेतावनी पर न पड़े जो कि धूम्रपान से आग्रह कराती है और बताती कि यह किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धा दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तम्बाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श अथवा चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। अब किशोरावस्था और ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग क्या होते हैं। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और उपयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इसका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवकों में यह बोध भी कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है, यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है।
किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभावों के अन्य कारणों में परिवार के ढांचों में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव भी है। व्यसन और निर्भरता, यह समझ कि ड्रग प्रभाव लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहलों के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह प्रभाव है सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग या अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सह स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति इन्हें इस्तेमाल करने वाले या वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे इनका नियमित सेवन कुप्रयोग करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी या लती बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संरक्षण के रूप में व्यक्त होती है। इसके अभिलक्षण हैं चिंता, कंपन, मितली और पसीना आना, जिनसे ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामले में विवर्तन संरक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी, तथा व्यक्ति के चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है। इनसे अनेक सामाजिक संयोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग और अल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, रेस्पिरेटरी फेल्योर, हृदयपात, हार्ट फेल्योर अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा, कोमा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा होता है। गाँव में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खानों की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबढ़ आदि है। ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है या सकती है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता या सकती है। जो अंतः शिरा द्वारा सुई और सिरिंज से सीधे ही शिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और यकृत शोथ जैसी गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत शोथ भी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण हैं और अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथ्यून से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत शोथ संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है।
किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इसे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति सिरोसिस पहुँचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रगों एवं अल्कोहलों का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वापक पीड़ाहर नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, उपचयी स्टेरॉयडों, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपचयी स्टेरॉयडों के सेवन के अनुषंगी प्रभाव में मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण, बढ़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आंतरवचक, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, भग सेप का बढ़ जाना, आवाज़ का गहरा होना शामिल है। पुरुषों में मुहासे, बढ़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, डिस्फंक्शन, वक्ष का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का कालपूर्व बंद हो जाने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है, यहाँ पर भी खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को ड्रग या अल्कोहल के सेवन की ओर धकेलती है, ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सकें। इस मामले में माता पिता या और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिससे पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो, अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। यहाँ पर दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो। बालक को उसकी अवसीमा यानी थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालने चाहिए। शिक्षा और परामर्श। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं और असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को व्यक्त करने में सहायता मिलेगी। संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानें और उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना।
जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग एल्कोहल के कुरुपयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग विज्ञानियों के उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफ़ी सराहना उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूप से सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है।